महाराष्ट्र में आई सुनामी ने सबको अचंभे में डाल दिया। महायुति ने जिस तरीके से वहां पर वोट बैंक को बढ़ाया और उसके बाद वो गठबंधन जो था वो एक सुनामी की तरह निकला। अब इस पर बातचीत ये हो रही है कि आखिरकार वहां का सीएम होना कौन चाहिए, महाराष्ट्र में सीएम कौन हो। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी। मनोज जी, कैसे देखते हैं ये सुनामी जो थी, अब सीएम कौन बनने वाला है, सुनामी में कौन आगे जाएगा? देखिए, इसका निर्णय जो है लगभग, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया, जी। अब ये लगभग कन्फर्म है कि बीजेपी अपने व्यक्ति को सीएम बनाएगी। जी। बीजेपी जो सीएम चुनती है जनरली, पिछले चुनाव का आपने अगर देखा होगा, चाहे महाराष्ट्र से पहले अगर आप हरियाणा की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें या मध्य प्रदेश की, एक नॉन वेल चेहरे को लाई। जी। जो बड़े छत्रप थे उनको हटा के नए चेहरे को लाई, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो या फिर हरियाणा की। लेकिन महाराष्ट्र का मामला थोड़ा अलग है। चाहे तो यहाँ पर भी ला सकती है, क्योंकि 132 सीटें अपने दम पर बीजेपी ने यहाँ पर जीतती है सारे तक, और जो मतलब 13 सीटों की जरूरत है कुल बहुमत से। जी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी हटा दें, शिवसेना और एनसीपी को भी हटा दें, तब भी 13 सीटों की जरूरत है। 5 जो निर्दलीय है उन्होंने भी समर्थन दे दिया, यानी सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है। 8 सीटें कहीं से भी इंतजाम हो जाएगी, लेकिन ये गठबंधन एक रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में बीजेपी चाहेगी कि उसका व्यक्ति सीएम बने। जी। तो वो व्यक्ति कौन होगा, इसको लेकर ज्यादा सुगबुगाहट नहीं है। सिर्फ 2 लोगों में टक्कर है। बीजेपी की तरफ से नया चेहरा नहीं लाया जाएगा, ये कन्फर्म है। जी। फडणवीस ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी को वहां पर लीड करेगा। और मैं बता दूं, ये वहां पर सहमति भी बन गई है कि फडणवीस ही हैं जो पार्टी में सीएम पद को जाएंगे। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये है कि फडणवीस के पास अनुभव भी है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी चीज के लिए, अगर सीएम पद पर आप जा रहे हैं। साथ ही संघ और पार्टी का भी सपोर्ट है। जी। आरएसएस जीतने के बाद आरएसएस मुख्यालय भी जाए, आरएसएस के साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी रहा। 2024 में जिस तरह से लोकसभा में पार्टी कमजोर पड़ी थी तो उन्होंने कहता कि मेरी हार है, लेकिन उसके बाद भी वो पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन आरएसएस ने मना कर दिया। उसके बाद वो रहे, यानी आरएसएस का बहुत महत्वपूर्ण जबरदस्त हाथ उनके सर पर है। अच्छा। और आरएसएस चाहता है कि अपने व्यक्ति को ही सीएम बनाया जाए। आरएसएस ने इन चुनाव में काम भी बहुत किया, जिसी वजह से ये सुनामी आई, जिसे आप सुना। जी बोलिए। पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, एकनाथ शिंदे ने वहां पर काम बहुत अच्छा किया। आपने देखा होगा, तमाम योजनाएं लाए, बहना योजना और योजनाएं बहुत सारी थी। मतलब उन्होंने वहां की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम किया। लोग उनको लोकप्रिय भी बहुत ज्यादा मान रहे थे, लेकिन फडणवीस का ही चेहरा एकदम आगे करना, आपको नहीं लगता कि कुछ थोड़ा सा अटपटा सा लगता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने काम बहुत करा। बहना योजना उनकी थी। दूसरा, लो प्रोफाइल माना जाता है उनको, वो सबके लिए उपलब्ध है। वो नहीं जिस तरह से उद्धव ठाकरे से मिलना बड़ा मुश्किल होता, एकनाथ शिंदे से व्यक्ति जाकर मिल जाता है। तो वो एक अप्रोच उनको साथ है। मराठा समुदाय से आता है, 28% मराठा है। फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आता है, जो 8% है। ये एक बड़ा कन्फ्लिक्ट है कि ब्राह्मणों को शरद पवार ने तो उन पर अटैक जातीय स्तर पर तक भी कर दिया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों, देखो, एकनाथ शिंदे के मुकाबले फडणवीस क्यों, इसके पीछे वजह है, वो सहयोगी पार्टी के नेता है। फडणवीस उनकी अपनी पार्टी। किसी भी राजनीतिक दल की सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि उसका नेता ही लीड करे प्रदेश में, देश में। जी। ठीक है। तो अगर उनके पास इतनी ताकत है कि वो खुद का नेतृत्व दे सकते हैं, तो वे दूसरे को क्यों लेंगे? ऐसे मामले हालांकि बिहार में है। बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन वहां पर जो है जेडीयू लीड कर रही है, लेकिन वहां की स्थिति अलग है, यहाँ की स्थिति अलग है। यहाँ पर फडणवीस ऐसे व्यक्ति हैं जिसको, जो सहयोगी दल है एनसीपी, अजीत पवार, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अजीत पवार का कहना है कि फडणवीस ही सीएम बनने चाहिए, एकनाथ शिंदे नहीं। वजह क्या है? दोनों सहयोगी दल हैं, दोनों मराठा समुदाय से ताल्लुक करते हैं, दोनों की बैसाखियों पर पिछले बार सरकार बनी थी, शिवसेना तोड़ के। तो अजीत पवार क्यों चाहेंगे भाई दूसरे को सीएम बनाया जाए? वो चाहेंगे भाई, उनको ये रहेगा कि ये भी नहीं सीएम बना, मैं भी सीएम नहीं बना, चलो ठीक है, जो लार्जर पार्टी का नेता है वो सीएम बन रहा है। एक तो ये बीजेपी ने, आप देखेंगे तो चुनाव के दौरान भी अमित शाह ने कहा था कि जो सीएम का निर्णय हम बाद में लेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं, आप चुनाव के बीच में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये दूसरी, जब जीत का जश्न हुआ तो बीजेपी जो मुख्यालय में जनरली प्रधानमंत्री जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस, तो आप समझ सकते हैं फडणवीस की
अमित शाह के साथ, पीएम मोदी के साथ, आरएसएस के साथ कितनी अच्छी टोलिंग है। दूसरी बात है जो ब्राह्मण की और मराठी की बात मैं करूं जी। तो देख, मराठा 28% है, आज तक 18 सीएम हुए जिसमें से 10 मराठा हुए, लेकिन फडणवीस एक व्यक्ति हैं जिन्होंने शिवसेना को भी तोड़ा, उद्धव ठाकरे को कमजोर किया, एनसीपी को तोड़ा, इसकी वजह से ये सरकार बनी थी। जब 2019 में उद्धव ठाकरे ने 7 चुनाव लड़ा लेकिन चले गए वो कांग्रेस के खेमे में जी। फडणवीस को सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी फडणवीस ने पार्टी को एक साथ रखा। भाई बागी सिर्फ शिवसेना में या एनसीपी में थोड़ी थे, भाई टूट हुई ना, शरद पवार की भी पार्टी टूटी, उद्धव की भी पार्टी, बागी बीजेपी में भी तो हो सकते थे, लेकिन वो किसकी ताकत थी कि उन्होंने बगावत नहीं होनी दी बीजेपी में? वो फडणवीस की ताकत थी। फडणवीस ने पार्टी को एकजुट रखा और यहां तक आए। राज की बात करें, राज की राजनीति में फडणवीस ने मोदी और अमित शाह से भी ज्यादा रैली करी। तो अगर ये ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण की बात होती तो उनको इतनी रैली करने का मौका नहीं देती पार्टी। तो फडणवीस फेमस भी है, उनका इफेक्ट भी है और वो पार्टी को जीत भी रहे। 88% जीत विनिंग जो उनका रेशो है, आप एनसीपी का इनका 70 के पास, यानी तब भी वो उनकी बात है। और पार्टी अपने नेता को, हालांकि एकनाथ शिंदे ने कहा नहीं कि मैं सीएम बनूंगा, लेकिन उनके सपोर्टर लगातार कह रहे हैं। लेकिन जो पूरी संभावना है, निर्णय भी ले जो सूत्र बता रहे हैं कि जो फडणवीस हैं वही पार्टी को लीड करेंगे, उनको ही मुख्यमंत्री बना रही है जी। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी का ये पहले से प्लान बन चुका था कि अब की बार देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जाए, उनको ही, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर जो जनसभाएं हुई हैं महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा उनको ही रखा गया, आगे फ्रंट पे उनको ही रखा गया हर एक चीज में। तो ये पहले से प्लानिंग, आपको लगता है कि पहले से बना ली गई थी प्लानिंग कि जैसे ही हमारी सरकार ज्यादा वोटों के साथ, सीटों के साथ आती है तो फडणवीस के चेहरे पर ही मोहर लगाई जाएगी? ये आप कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि देखो महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स की बात करें, जैसे आपने हरियाणा की बात करें जी, जैसे हरियाणा में बिल्कुल नए चेहरे को लिया है, चुनाव से पहले ही जो है सत्ता परिवर्तन के अंदर किया था। जब लग रहा था कि उन चेहरे पर, पहले वाले मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत रहे, तो नए ओबीसी नेता को लाए, उसको भी मध्य प्रदेश में बिल्कुल नया चेहरा दिया, शिवराज को सेंटर में लिया है, राजस्थान में बिल्कुल नए चेहरे को लिया है। लेकिन यहाँ पर नहीं है विकल्प, यहाँ पर राजनीतिक स्थिति अलग है। यहाँ अगर रिस्क लेती है तो वो रिस्क, दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो छत्रप इतने हैं, सहयोगी दलों की जो नेता है, एनसीपी के जो नेता, वो किसी जूनियर नेता की लीडरशिप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, क्या लगता है कि फडणवीस के अलावा कोई ऐसा नेता है पार्टी बीजेपी के पास जिसके नेतृत्व में ये लोग सेटिस्फाई रह सके, पार्टी के दूसरे नेता सेटिस्फाई रह सके? नहीं। देखिए, लीडरशिप का इफेक्ट होता है, तो उनको जो लीडरशिप में कोई ऐसे ही ताकतवर नेता की जरूरत है जो इन सबको शांत रखे, पार्टी को एक साथ लेके चले, और जो आला कमान के भी साथ रहे। आला कमान भी तो नाराज नहीं है भाई। राजस्थान में तो अलग अलग कई गुट थे, मध्य प्रदेश में भी गुट थे, लेकिन यहाँ गुटबाजी नहीं। यहाँ पर आला कमान के भी गुड लिस्ट में है, आरएसएस के भी गुड लिस्ट में, सहयोगी दलों के भी हाँ है। तो ऐसी स्थिति में जो सारे कंडीशंस हैं वो फेवरेबल जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जैसे बीच में सत्ता छोड़ी थी और फिर उसके बाद एकदम सीएम बन गए थे, मतलब डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो क्या लगता है कि उस समय का जो उन्होंने अपनी इतनी बड़ी आहुति डाली थी, कुर्बानी दी थी, क्या उस कुर्बानी का अब उनको गिफ्ट दिया गया है बीजेपी की ओर से? आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भाई, कोई आदमी जो मुख्यमंत्री रहा हो, डिप्टी सीएम पर जनरली तब भी सवाल उठे थे। और ये भी आपने जो कहा कि भाई एक आदमी सीएम रह के डिप्टी सीएम रहना बिल्कुल तवज्जो नहीं, वो कह सकता था कि नहीं मैं, मुझे नहीं बनना, लेकिन दिल्ली से एक फोन गया कि आपको डिप्टी सीएम बनना, उसने कहा कि ठीक है बनना है, जबकि मन नहीं था उस समय भी, बिल्कुल मना कर देता मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, संगठन में जाऊंगा, इस तरह की बातें की थी। लेकिन पार्टी ने कहा नहीं आप डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उसने कहा यस बॉस। तो पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो काम उनको दिया जाए वो काम सौंपे। किसी भी संगठन में जरूरी होता टीम वर्क जो होता ना। आज बीजेपी अगर इतनी ताकतवर है तो इसके पीछे उसके जो नेता हैं, चाहे स्टेट लेवल के हो या सेंटर के हो, वो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो पार्टी के लिए सरदर्द पैदा नहीं करते। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस हारी तो क्या हुआ, क्षेत्रीय दलों के बीच में सर फुटबॉल हुई, कांग्रेस कमजोर हो गई। लेकिन वहाँ जो एक संयुक्त लीडरशिप में काम करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। तो ऐसे एसेट्स को, ऐसे लीडर्स को पार्टी भी तवज्जो देती है और आज उसको पारितोषिक मिल रहा है। अच्छा, ये तो हुई देवेंद्र जी की बात, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जो एकनाथ शिंदे जी हैं,
अब वो सीएम पद से इस्तीफा तो दे ही चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं डिप्टी सीएम ही नहीं बनना चाहता, मेरा मन भी नहीं है डिप्टी सीएम बनने का। तो उनको क्या लगता है कि आपको उनको अब कौन सा कार्यभार मिलने वाला है, क्या वो काम करने वाले हैं? देखो, सीएम जो व्यक्ति रहेगा वो डिप्टी सीएम पर सेटिस्फाई नहीं होता जी। फडणवीस की बात अलग है, वो उसकी स्ट्रेटेजी थी, उस वो ही पूरा एनसीपी को और शिवसेना को तोड़ने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने पूरा इस शिल्पकार कह सकते हैं पूरी इस घटनाक्रम का, तो उन्होंने जो किया तो उसको एडजस्ट कर लिया। लेकिन एकनाथ शिंदे जब सीएम रह ली तो अब डिप्टी सीएम नहीं बने, उनके लिए भी पार्टी ने एक प्लान बनाया, जो सूत्र बता रहे हैं कि एक इस तरह के कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन इनको बनाया जाएगा, जो पूरी जो कोऑर्डिनेशन पार्टीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करें, तो उस तरह से उनको भी एक बड़ा मतलब रुतबा और पद दिया जाएगा, जिसमें उनको ये ना लगे कि हाँ उनकी छवि के साथ या उनके पद के साथ या उनके कद के साथ वो किया गया। यानी ये सारी स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट कर ली गई है कि किस तरह से किसको कहाँ पर सेटिस्फाई करना है। मतलब अब की बार बीजेपी ने मन बना लिया है कि जैसे पहले किया था, अब की बार स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी है, जो पुराने व्यक्ति थे उनको ही आगे फ्रंट पे लाना है, ये अब की बार स्ट्रेटेजी बनाकर चली है बीजेपी। नहीं, देखो कारण है, महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, 14% देश की जीडीपी महाराष्ट्र से आती है। डबल इंजन की सरकार अगर वहाँ रहेगी और अच्छी लीडरशिप में रहेगी तभी जीडीपी ग्रोथ करेगी। आर्थिक राजधानी है मुंबई, और जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का या विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री देख रहे हैं, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक महाराष्ट्र की ग्रोथ ना सतत रहे, कंटिन्यू रहे या बेहतर होती रहे। इसलिए उनको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो राजनीति भी और इकोनॉमिक्स भी दोनों को साथ लेकर चले। अच्छा। जिस खासे में फडणवीस साहब बैठे। तो मतलब आपको लगता है कि बिल्कुल सटीक आपकी बार बीजेपी का फैसला है कि देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जाए? जी जी। अच्छा, और अगर जो ये बात कर ली जाए कि आरएसएस की तरफ से अगर जो देखा जाए, बीजेपी ने हालांकि काम किया है महाराष्ट्र में, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आरएसएस ने लोकसभा में थोड़ा सा पीछे हाथ कर लिया था और अब की बार महाराष्ट्र में बिल्कुल साथ अड़ के खड़ी रही है, घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे हैं, और तो लोकसभा का भी कहीं ना कहीं लोगों को कहा गया है कि लोकसभा में जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब हमारी बात माने। तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी को जो ज़्यादा प्रॉफिट मिला है वो आरएसएस की फ्रंट पे आने से मिला है? बिल्कुल, आरएसएस का फायदा मिलता ही है कि आरएसएस घर तक जाती है, व्यक्ति व्यक्ति से लड़ती है, जो उनकी जो सोच होती है वो मैन टू मैन कनेक्ट की होती है, वो रैली में, प्रचार में, पोस्टर बैनर में काम नहीं करती, वो घर घर जाती है, अपनी नीतियों को समझाती है। देवेंद्र फडणवीस की राजनीति जो है वो एबीवीपी से शुरू हुई थी, संघ के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं किस तरह से चीज़ें उन्होंने कोऑर्डिनेट की संघ के साथ भी, पार्टी के साथ भी, वो सारी चीज़ें ये इसी वजह से तो संघ का विरोधात उनके ऊपर है। संघ की गुड लिस्ट में कुछ लिया है क्योंकि पार्टी और संगठन दोनों ये चाहते हैं कि फडणवीस सीएम बने, तो इसके पीछे वजह है फडणवीस का काम करने का तरीका, फडणवीस का संघ को भी इज्जत देना, आला लीडरशिप के भी तमाम जो चीज़ें हैं उनको विश्वास में लेना। पार्टी जब तोड़ी गई थी उद्धव वाली या फिर एनसीपी शरद वाली, तो वो सारी जो चीज़ें आला कमान को बिल्कुल अपने उसमें लेके कि ये ऐसा काम होगा और हम इसको कर लेंगे, तो वो काम किया भी, फिर डिलीवर भी किया, तो उसी वजह से वो संघ के भी गुड लिस्ट में है और संघ इसलिए सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ मनोज जी थे, हमने महाराष्ट्र पर चर्चा करी कि आखिरकार वहाँ पर सीएम कौन बनना चाहिए, तो इन्होंने अपनी राय रखी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के साथ हमारे चैनल।